Nervous control and coordination. Hope to finish it today only. So first we will see the introduction what a nervous system is. As in the previous class, that is yesterday's class, I have told you that nervous system and the endocrine system, ये दोनों क्या है, एक दूसरे से correlated है. Every activity will affect each other. तो nervous system में क्या होता है, it catches the signal. एंड ये सिग्नल क्या होता है, जो इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस या किस केमिकल को कितना रिलीज करना है, इंडोक्राइन सिस्टम के पास जाता है वो सिग्नल का आंसर. ठीक है, तो नर्वस सिस्टम में बेसिकली क्या है, कोई भी सिग्नल किसी भी एक्टिविटी को करना हो तो नर्वस सिस्टम विल कैच द सिग्नल एंड देन फ्रॉम सेंट्रल नर्वस सिस्टम उसको क्या करना है, वो वापस से उस सिग्नल को एक्शन पोटेंशियल यानी कि उसका एक्शन रिजल्ट देगा. तो दिस इज द मेन फंक्शन ऑफ दिस होल नर्वस सिस्टम. नाउ वी विल सी द ओवरव्यू. लेट्स चेंज द कलर फर्स्ट. दिस वन. Coordination, it is a process through which two or more organs of the body interact and complement the functions of each other. Means दो और दो से ज्यादा ऑर्गन एक दूसरे से इंटरलेट करते हैं और एक दूसरे का फंक्शन कंप्लीट करते हैं. ऑन द अदर हैंड, इंटीग्रेशन क्या है, इट इज अ प्रोसेस व्हिच मेक्स टू और मोर ऑर्गन्स टू वर्क एज अ फंक्शनल यूनिट इन हार्मनी टू कैरी आउट सम वाइटल फंक्शंस ऑफ द बॉडी. देखो कोऑर्डिनेशन में क्या हो रहा है, दो या दो से ज्यादा ऑर्गन्स या ऑर्गन का सिस्टम एक दूसरे से इंटरलेट कर रहा है और तब कोई काम हो रहा है, फंक्शन हो रहा है. लेकिन इंटीग्रेशन क्या हो रहा है, दो या दो से ज्यादा ऑर्गन्स एक साथ यूनिट कंबाइन होके उसी टॉपिक या उसी चीज पे काम करेंगे सो दैट द बॉडी कैन वर्क फंक्शनली. ओके, देन फॉर इंस्टेंस देखो अभी यहाँ पे एग्जांपल भी दिया हुआ है. व्हेन वी डू एक्सरसाइज वी ऑब्जर्व सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन द रेट ऑफ रेस्पिरेशन, हार्ट बीट, ब्लड फ्लो, स्वेटिंग एक्सेट्रा. To meet enhanced need of nutrients and energy for increased activities of lung, heart, muscles, and many other body organs, we stop exercising. We witness that increased activity of lungs, heart, nerves, kidney, muscles, etc. वापस से क्या हो जाते हैं, नॉर्मल हो जाते हैं. तो ये सारा चीज क्या हो रहा है, एक दूसरे के साथ होता है. वेरियस वाइटल ऑर्गन्स एक साथ काम करते हैं, फिर एट द सेम टाइम जब हम लोग को नहीं नीड होता वो रेस्टिंग स्टेज पे आ जाते हैं. तो दिस इज होल वर्क ऑफ व्हाट, नर्वस सिस्टम. हाइयर एनिमल्स में क्या है, दो टाइप ऑफ नर्वस सिस्टम होते हैं कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन के लिए. नर्वस सिस्टम में सेंट्रल नर्वस सिस्टम में हो जाएगा, दूसरा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम. ठीक है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम विल इंक्लूड द सेंट्रल पार्ट ऑफ द बॉडी दैट इज ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम विल इंक्लूड द साइड पार्ट ऑफ द बॉडी. अभी इसको आगे आएगा. ठीक है, पहले ये देख लेते हैं. The nervous system provides an organized network of neurons spread through the body of the animals. The endocrine system provides chemical coordination of organ and organ system through hormones which act as chemical messenger. Neural system क्या है, control of body which consists of highly specialized cells called neurons. Neurons के through क्या होता है, nervous system का formation होता है. Neuron or the nervous cells are the largest cells in the human body that exist from tip to toe of the body. Okay. The sensory neurons detect and receive information from different sense organ and receptors in the form of stimuli and transmit the stimuli to the central nervous system through sensory nerve fibers. In CNS, the processing of information is done and conclusion is drawn. The conclusion message is sent to different organs through the effector or motor nerves to act accordingly. देखो इसमें बात क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है कि जो ये सेंसरी नर्व्स हैं वो क्या करते हैं, स्टिमुलाई को कैच करते हैं. सेंसरी नर्व्स स्टिमुलाई को लेते हैं, फिर वो कहाँ पहुंचाएंगे, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पास. सेंट्रल नर्वस के पास क्या होगा, डिसीजन होगा किसका क्या करना है. ठीक है, डिसीजन लेंगे किसका क्या करना है. फिर वो क्या करेगा, मोटर नर्व्स के पास भेजेगा. मोटर नर्व्स, फिर मोटर नर्व्स के पास कहाँ जाएगा, इफेक्टर्स के पास. तो ये पूरा एक तरीका होता है कहाँ से सिग्नल जाता है. यहाँ से रिसेप्टर्स से सेंसरी नर्वस कैच करते हैं उन रिसेप्टर्स को, फिर वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पास लेते हैं, फिर वो डिसाइड करता है उसका क्या करना है, फिर वहां से वो मोटर नर्व्स को पास करता है अपना डिसीजन एंड देन वो मोटर नर्व्स इफेक्टर्स के पास जाके डाल देते हैं कि हमको कैसा रिएक्शन देना है. ठीक, तो दिस इज ऑल डन बाय द नर्वस सिस्टम. Now nervous system is present in most of the animals, यानी कि मल्टीसेलुलर एनिमल्स में नर्वस सिस्टम है ही. उसके बाद क्या है, कॉम्प्लेक्सिटी जैसे जैसे इंक्रीज होगा लोअर से हायर ऑर्गेनिज्म में वैसे वैसे नर्वस सिस्टम का कॉम्प्लेक्सिटी भी इंक्रीज होगा. हाइड्रा के पास क्या है, नर्वस सिस्टम बहुत फीबल सा है, डिस्टॉर्टेड फॉर्म में है. फिर अगर उसके हम लोग और इवॉल्व होके जाए तो कॉकरोचेस एंड द इंसेक्ट्स हैव अ मोर इवॉल्व्ड नर्वस सिस्टम. उसके बाद और इवॉल्व जैसे जैसे हो रहा है, ह्यूमन हैज द मोस्ट कॉम्प्लेक्स इवॉल्व्ड नर्वस सिस्टम. ह्यूमन नर्वस सिस्टम में देखो कितना पार्ट है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, देन पेरिफेरल नर्वस सिस्टम. Again, central nervous system divided होगा. The central nervous system includes what? Brain and spinal cord. They conduct nerve impulses. Brain is the site of information and processing and control. PNS यानी peripheral nervous system of all the nerves of the body associated with central nervous system. यानी कि central nervous system से जितने भी nerves attach है, like hand का movement, legs का movement, ये सारी चीज में क्या कहाँ आएंगे, peripheral nervous system में. Then again, peripheral nervous system is divided into two parts, afferent fibers and efferent fibers. Afferent fibers का काम क्या है, sensory nerves, यानी कि सेंस
जितने भी रिसेप्टर्स से सेंसरी ऑर्गन्स में सिग्नल्स को लेना है वो काम कौन करता है? एफरेंट फाइबर्स। और एफरेंट फाइबर्स क्या करते हैं? सिग्नल का क्या करना है, उसके बाद जो इन्फॉर्मेशन देना है पर्टिकुलर ऑर्गन्स या ऑर्गन सिस्टम्स को कि हाँ इस चीज का क्या करना है, वो कौन करता है? एफरेंट फाइबर्स। ओके, तो एफरेंट फाइबर्स क्या है? ट्रांसमिट इंपल्सेस फ्रॉम द टिश्यू टू द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, यानी कि टिश्यूज से कहाँ लेके जाते हैं? सेंट्रल नर्वस सिस्टम से। और एफरेंट फाइबर्स क्या करते हैं? सेंट्रल नर्वस सिस्टम से टिश्यू के पास लेके जाएंगे, उल्टा होगा। ये क्या करेंगे? सेंट्रल नर्वस सिस्टम से टिश्यू के पास लेके जाएंगे। उसके बाद पीएनएस इज डिवाइडेड इनटू टू डिवीजन में, सोमैटिक नर्वस सिस्टम एंड ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। देखो ये अभी नर्व फाइबर्स की बात हो रही थी, सोमैटिक नर्व फाइबर्स और ऑटोनॉमिक नर्व फाइबर्स में अब इसका मेन टू डिवीजन है, पीएनएस का मेन टू डिवीजन। सोमैटिक वाले में क्या होता है? रेस्ट और डाइजेस्ट, मतलब कि जो सेल्स या नर्वस सेल्स है वो बेसिकली रेस्ट की एक्टिविटी में अपना काम करते हैं, कोई इमरजेंसी नहीं है। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम क्या है? विदाउट द न्यूरल कंट्रोल वो अपने आप हो जाता है। जस्ट लाइक एग्जांपल इज स्नीजिंग, ये हम लोग कुछ अचानक से बिना हुए दूर ही, मतलब बिना कोई सेंस ऑर्गन पास आए, बिना टचिंग के हम लोग कभी कभी हाथ हटा लेते हैं, कभी सडन फ्लाइट या फाइट या फियर का रिजल्ट जो शो करते हैं वो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का है। ठीक, सोमैटिक नर्वस सिस्टम रिलीज impulses from the CNS to skeletal muscles, while autonomic nervous system transmit impulses from the central nervous system to the involuntary organs and smooth muscles of the body, like heart का continuous beating, ये सब क्या है? ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। देन न्यूरॉन का स्ट्रक्चर बेसिकली देखो 3 पार्ट में डिवाइडेड होता है। न्यूरॉन 3 पार्ट होते हैं इसका, एक तो एक्सॉन होता है जो मिडिल का पार्ट होता है, दूसरा होता है एक्सॉन टर्मिनल जिसमें डेंड्राइट्स आते हैं, एक्सॉन टर्मिनल इंक्लूड्स द डेंड्राइट्स, और दूसरा होता है सेल बॉडी, इसको साइटोन भी बोलते हैं। तो ये 3 पार्ट क्या बनाएगा मिला के? न्यूरॉन का सिस्टम, यानी कि एक न्यूरॉन में एक्सॉन, डेंड्राइट्स और साइटोन, यानी कि या तीसरा नाम याद आ गया, सोमा। तो 3 नाम है, सेल बॉडी या साइटोन या सोमा। किसका? जो फ्रंट सेंटर बॉडी है ये वाले पार्ट का। ये पार्ट क्या है? सोमा। दिस बिगर पार्ट, ये जो बीड्स वाले हैं इसको बोलते हैं एक्सॉन, और ये क्या है? एक्सॉन का टर्मिनल, जिसमें क्या होते हैं? डेंड्राइट्स लगे होते हैं। डेंड्राइट्स यहाँ पे भी होते हैं, डेंड्राइट्स आगे भी होते हैं। ठीक, तो दिस इज बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ व्हाट? अ सेंट्रल न्यूरल सिस्टम। एंड यूनिट ऑफ न्यूरल इज न्यूरॉन। न्यूरॉन क्या है? यूनिट है नर्वस सिस्टम का। न्यूरॉन इज माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर कंपोज्ड ऑफ फॉलोइंग 3 मेजर पार्ट्स। स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द न्यूरल सिस्टम, न्यूरॉन। ये लाइन याद रखिए ना, बिकॉज इट इज द इंपॉर्टेंट लाइन। न्यूरॉन एंड नेफ्रॉन, पीपल गेट कंफ्यूज्ड। Nephron is the structural and functional unit of kidney, and neuron is the structural and functional unit of the nervous system. Okay, so neurons are longest cell in the body. Human neural system has about 100 billion neurons. Majority of the neuron occur in brain, nearly 2 billion. Fully formed neurons never divide and remain in interface throughout the life. देखो सेल डिवीजन के टाइम मैंने बताया था ना, some cells don't divide at all, they enter into the G0 phase। तो उसमें से एक क्या है? न्यूरॉन्स है। ये लोग कभी डिवाइड नहीं करते, हालांकि there is at the time of injury they tend to repair themselves but they don't divide at all। बहुत बड़ी इमरजेंसी में भी क्या होता है? वो रिपेयर करते हैं सेल्स को, बट वो डिवाइड नहीं करते हैं। ठीक, न्यूरॉन इज माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर। क्या क्या होता है? सेल बॉडी, साइटोन और सोमा। टिपिकल सेल क्या होता है? कंसिस्ट ऑफ साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस, सेल मेम्ब्रेन। अच्छा हाँ, ये डिवाइड क्यों नहीं करते हैं? बिकॉज दे डोंट हैव सेंट्रियोल्स इन देम। दे डोंट डिवाइड एट ऑल। कहाँ लिखा है? नेवर डिवाइड बिकॉज ऑफ एब्सेंस ऑफ सेंट्रियोल्स। सेंट्रियोल्स ही नहीं होता जहां से वो फॉर्म होता है अलाइंड कनेक्शन बिटवीन द 2 डिफरेंट काइंड ऑफ सेल्स और द सेल ऑर्गन्स। ओके, तो वो ही नहीं होता उनके पास, इसीलिए वो क्या करते हैं? डिवाइड नहीं कर पाते हैं। रिपेयरिंग इज डन ऑल्दो बट डिवीजन इज नॉट देयर। नाउ कमिंग बैक टू द पॉइंट, सेल बॉडी साइटोन होता है जिसमें साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस, सेल मेम्ब्रेन ये सारी चीजें रहती हैं। एंड द साइटोप्लाज्म टिपिकल सेल ऑर्गेनेल्स, वही सेम चीज जो हर एक सेल में रहता है, लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडीज, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइसोसोम, राइबोसोम, ग्लैनुलर बॉडी, ईच एंड एवरीथिंग इज फाउंड इन साइटोन और सोमा। यहाँ पे ग्लैनुलर बॉडीज एंड मिसेस ग्रैन्यूल्स इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑल द न्यूरॉन। ये इंपॉर्टेंट लाइन है, मिसेस ग्रैन्यूल अगर हर न्यूरॉन का इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है, बिकॉज इट इज प्रेजेंट इन एवरी काइंड ऑफ न्यूरॉन। एंड बेसिकली मिसेस ग्रैन्यूल क्या है? सम काइंड ऑफ ग्रैनुलर बॉडी है वो जो कि नर्वस सिस्टम में हर न्यूरॉन में प्रेजेंट होता ही है। नाउ डेंड्राइट्स से डेंड्रॉन्स, ये क्या होते हैं? शॉर्टर होते हैं, टैपरिंग इंस पे ही प्रेजेंट होते हैं। देखो यहाँ पे और यहाँ पे दोनों के इंस पे ही प्रेजेंट है। ब्रांच प्रोसेसेस दैट प्रोजेक्ट आउट ऑफ द सेल बॉडी, दे आल्सो कंटेन्स निम्स ग्रैन्यूल्स एंड मे बी 1 to several नंबर्स। डेंड्राइट्स क्या है? कम भी हो सकते हैं, ज्यादा भी हो सकते हैं। उनका नंबर कहीं पे कम है, कहीं पे ज्यादा है, बट वो ब्रांचिंग हमेशा शो करेंगे।
दे कंडक्ट नर्व इम्पल्सेस टुवर्ड द सेल बॉडी एंड आर कॉल्ड एफेरेंट प्रोसेसेस, यानी कि रिसीविंग प्रोसेसेस। डेंड्राइट्स का काम क्या है? रिसीव करना। या तो देखो यहाँ से ऊपर वाले इसके जो न्यूरॉन्स होंगे वो क्या करेंगे, इनको अपना सिग्नल पास करेंगे, तो ये वाले डेंड्राइट सिग्नल रिसीव कर रहे हैं। और सेम वे यहाँ से भी क्या होगा, ये वाले डेंड्राइट्स भी जो रिसीव किए सिग्नल वो पास करेंगे। तो रिसीविंग एंड गिविंग का काम किसका है? डेंड्राइट्स का। एक्सॉन्स क्या है? सिंगल यूजुअली वेरी लॉन्ग प्रोसेस ऑफ यूनिफॉर्म थिकनिंग। द पार्ट ऑफ साइटोन फ्रॉम वेयर द एक्सॉन अराइजेस इज कॉल्ड एज एक्सॉन हिलॉक। मोस्ट सेंसिटिव पार्ट है न्यूरॉन का। ये हो रहा है कि जहां से एक्सॉन स्टार्ट हुआ इसको क्या बोलते हैं? एक्सॉन हिलॉक बोलते हैं, जो कि क्या है? बहुत सेंसिटिव पार्ट है। यहाँ चोट लगा तो नर्वस सिस्टम का पूरा बैलेंस बिगड़ जाता है, ठीक है। और हर एक्सॉन में देखो एक एक्सॉन दूसरे एक्सॉन से अटैच्ड है, तो इस अटैचमेंट को क्या बोलते हैं? नोड्स ऑफ रैनवियर। बहुत लोग इसको नोड्स ऑफ रैनवियर भी बोलते हैं। बचपन में आई आल्सो यूज्ड टू टेल दिस नोड्स ऑफ रैनवियर, but this is nodes of Ranvier and it is the point of attachment of one axon with the other axon. Okay. Now the axon does not have Mills granule, cell organelles and granular bodies. के पास कुछ भी नहीं होता. Axon ends in a group of branches and the terminal arboration यानी कि axon terminals. Ends जहाँ होता है उसमें axon terminals आ जाते हैं जिसके पास dendrites होता है. When terminal arborations of the axon meet the dendrites of another neuron to form a synapse. Each branch terminal act as a bulb-like structure and called synaptic knob. ये भी आगे आएगा। इसका कहने का क्या मतलब हो रहा है कि यहाँ पे जब एक नर्व, मान लो ये नर्व की ब्रांचिंग है और यहाँ पे दूसरा नर्व्स का स्टार्ट हो जाएगा जो फॉर्मेशन है, तो इन दोनों के बीच में एक गैप जो ये है ना, ये एरिया, इसको हम लोग बोलते हैं क्या? सिनेप्टिक नॉब। अभी आगे आएगा फिर उसको मैं अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी। इस फिगर में देखो ये एक सिनेप्टिक नॉब का फॉर्मेशन हो रहा है, ये वाला। देन which possesses mitochondria and secretory vesicles containing chemical called neurotransmitter. The axon transmitted nerve impulses from the cell body to a synapse or the neuromuscular junction. यानी कि सिनेप्टिक नर्व का फॉर्मेशन इसलिए होता है कि एक नर्व से दूसरे नर्व तक सिग्नल्स को ट्रांसमिट किया जाए वाया केमिकल मेथड। ओके। Then there are two type of axon, myelinated one and non-myelinated one. Myelinated one वाले में क्या होता है? Nodes of Ranvier present होता है, Schwann cells for myelin sheath around the axon. माइलिनेटेड वाले में माइलिन शीथ प्रेजेंट होता है, सॉरी नोड्स ऑफ रैनवियर नहीं, माइलिन शीथ प्रेजेंट होता है। एंड नॉन माइलिनेटेड वन वाले में माइलिन शीथ एब्सेंट होता है। वो लोग सीधे सिंपली होते हैं, सिंपल होते हैं, माइलिन शीथ नहीं होता है, ठीक है। तो ये दो तरह के क्या हो गए? एक्सॉन्स हो गए। नाउ बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर के कितने के तरह के न्यूरॉन्स होते हैं? मल्टीपोलर न्यूरॉन्स, बाइपोलर एंड यूनिपोलर। मल्टीपोलर में क्या है? सेवरल डेंड्राइट्स होते हैं और एक्सॉन होते हैं, सेरेब्रल कॉर्टेक्स में पाया जाता है। बाइपोलर वाले में क्या होता है? एक डेंड्राइट होता है, एक एक्सॉन होता है, यानी कि आगे यहाँ पे एक डेंड्राइट होगा और यहाँ एंड पे एक एक्सॉन होगा। उसके बाद क्या होगा? दे आर प्रेजेंट इन रेटिना ऑफ द आई, रेटिना ऑफ द आई। एंड यूनिपोलर में क्या होता है? दे हैव सेल बॉडी विद वन एक्सॉन ओनली। दीज आर फाउंड यूजुअली इन द एम्ब्रियोनिक स्टेज। ओके, इन द एम्ब्रियोनिक स्टेज। एम्ब्रियोनिक स्टेज में सिर्फ एक एक्सॉन पाया जाता है। प्रॉपर्टीज ऑफ न्यूरल टिश्यू क्या क्या है? एक्साइटेबिलिटी, कंडक्टिविटी। दो होता है, जब तक न्यूरल टिश्यू एक्साइट नहीं करेंगे, देयर इज नो एक्सचेंज ऑफ सोडियम पोटेशियम वोल्टेज गेट एंड एनीथिंग, एंड देन एक्साइटेबिलिटी के अलावा क्या हो? जो एक्शन पोटेंशियल ही नहीं डेवलप होगा। जब एक्शन पोटेंशियल ही डेवलप नहीं होगा तो सिग्नल का ट्रांसमिशन क्या होगा? नहीं हो पाएगा। तो प्रॉपर्टी क्या है न्यूरल टिश्यू की? एक तो एक्साइटेबिलिटी, दूसरा कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी मतलब कंडक्टिविटी ऑफ द एक्शन पोटेंशियल फ्रॉम वन न्यूरॉन टू द अदर न्यूरॉन। ओके, सो दीज टू आर द बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ न्यूरल टिश्यूज। Ability of nerve cells to generate an electrical impulse in response to stimulus by altering the normal potential difference across the plasma membrane. इस चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट यही है, जनरेशन ऑफ नर्व इम्पल्स और उसका ट्रांसमिशन। ठीक। फंक्शन ऑफ नर्वस सिस्टम, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, मेमोरी एंड hemostasis. Hemostasis is the main function because it maintains the normal internal environment of the human system. So it is the main function. Memory is the part of since nervous system का मेन एक्टिविटी इज डन बाय ब्रेन। और ब्रेन में क्या है? मेमोरी है। हम लोग बचपन से लेकर बूढ़े होने तक की अपनी मेमोरी कहाँ रखते हैं? सेव करके ब्रेन में। सो फंक्शन न्यूरल सिस्टम का क्या है? टू क्रिएट द मेमोरी एंड टू स्टोर द इंप्रेशंस ऑफ इमेजेस, फाइल्स एंड एवरीथिंग वेयर वी कैन रिकॉल ईच एंड एवरीथिंग। तो बेसिकली किसका काम है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम का। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन तो चैप्टर का ही नाम है, नर्वस सिस्टम ही कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट कर रहा है। तो तीनों फंक्शन क्या हुआ? अपने में ही इंपॉर्टेंस रखते हैं। सबसे इंपॉर्टेंस हीमोस्टैसिस, दूसरा इंपॉर्टेंस कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, द थर्ड इंपॉर्टेंस मेमोरी। ओके, नेक्स्ट इज जनरेशन ऑफ इंपल्सेस, जनरेशन एंड कंडक्शन ऑफ नर्व इंपल्सेस। नर्व इंपल्स कैसे कंडक्ट होता है, कैसे जनरेट होता है? देयर आर डिफरेंट काइंड्स, यानी कि 3 या 4 स्टेज है जिसपे क्या होता है? नर्व इंपल्स कंडक्ट होता है और रिलीज होता है। तो पहला स्टेज उसमें होगा कि रिलैक्स वाला स्टेज, कि कुछ नहीं हो रहा है, आगे ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा, नेगेटिव चार्ज होगा। राइट नाउ आई विल ड्रॉ फिगर आल्सो। दूसरा स्टेज क्या आएगा?
जब उसमें कुछ एक्टिविटी होगा, ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्सेस, रिपोलराइजेशन के बाद क्या हो जाएगा, डीपोलराइज होगा, डीपोलराइजेशन के बाद वापस अगेन से क्या होगा, सॉरी पहला है पोलराइजेशन, देन डीपोलराइजेशन, देन थर्ड वन रीपोलराइजेशन एंड द फोर्थ वन विल बी हाइपरपोलराइजेशन। तो ये चारों स्टेज में क्या होता है, जनरेशन और कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्सेस पॉसिबल हो पाते हैं। ओके, सो let me here show you with the help of diagram also. Just give me a minute, okay? 1 minute. Yes. So first let us see the slide, then I will draw the diagram also. Generation and conduction of nerve impulses. Nerve impulse क्या है, wave of bioelectrical या electrochemical disturbance है that passes along the neuron during the conduction of an excitation. यानी कि जब भी हम लोग को सिग्नल कोई भी चीज मिलता है वो किसमें मिलता है, बायोइलेक्ट्रिक फॉर्म में। बायोइलेक्ट्रिक मतलब कि इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रोकेमिकल सिग्नल्स डेवलप होते हैं पॉजिटिव नेगेटिव के फॉर्म में। यहाँ पे भी वोल्टेज डेवलप होता है, यहाँ पे भी वोल्टेज चैनल गेट्स होते हैं, एवरीथिंग इनसाइड द बॉडी अकर्स। ओके, इम्पल्स कंडक्शन डिपेंड्स अपॉन व्हाट, परमेबिलिटी ऑफ एक्सॉन मेम्ब्रेन यानी कि एक्सोलेमा, ऑस्मोटिक इक्विलिब्रियम यानी कि इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंस कितना है बॉडी में, और एक्सॉन मेम्ब्रेन से कितना सिग्नल किस तरह से परमेबल है, यानी कि एक सिग्नल के दूसरे सिग्नल तक जाने के लिए कितना जल्दी जल्दी जा रहा है, उस पर डिपेंड करता है। Then generation of nerve impulse is temporary reversal based on the number of axon and dendrites. Neurons of the resting potential, the neurons of the resting potential in the neuron. मतलब कि जनरेशन ऑफ नर्व इम्पल्स क्या है, टेम्परेरी है, जल्दी जल्दी होता है, फिर चेंज हो जाता है, फिर रीपोलराइज होगा, फिर डीपोलराइज होगा, फिर पोलराइज होगा। ये तीनों चीज कंटिन्यूएशन में चलता रहता है, 3 स्टेप्स में चलता है। फोर्थ स्टेप हाइपरपोलराइजेशन इसलिए नहीं लेते हैं क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा नॉर्मल रेस्टिंग स्टेज से ज्यादा ही उसका क्या हो जाता है, वोल्ट चला जाता है। पहला स्टेज है व्हाट इज दिस वन, फर्स्ट वन इज पोलराइजेशन व्हिच इज रेस्टिंग पोटेंशियल। पोलराइजेशन में क्या होता है, इसका डायग्राम बेसिकली अगर हम लोग ऐसे देखें ऐसे है, ठीक, मान लो ये रेस्टिंग पोटेंशियल का डायग्राम है। अब रेस्टिंग पोटेंशियल में क्या होता है, पहले तो एक नर्व सिस्टम का डायग्राम हम लोग बनाते हैं, पहले रेस्टिंग पोटेंशियल नहीं पहले देखते हैं। फर्स्ट एक नर्व सिस्टम का डायग्राम अगर मान लो हम लोग बनाए तो ऐसे, यहाँ पे क्या रहता है नर्वस सिस्टम के, उसमें बाहर पॉजिटिव चार्ज रहेगा, अंदर नेगेटिव चार्ज रहेगा, बाहर सोडियम ज्यादा रहेगा, यहाँ पे सोडियम ज्यादा रहेगा, यहाँ पे पोटेशियम रहेगा ज्यादा अमाउंट में, लेकिन स्टिल पोटेशियम के अलावा भी बहुत सारी नेगेटिव आयंस रहते हैं जिसकी वजह से क्या होता है, नेगेटिविटी जो है वो सेल की ज्यादा रहती है इनसाइड। इस वाले को क्या बोलते हैं, अंदर जो फ्लूइड होता है उसको हम लोग बोलते हैं इंट्रासेल्युलर फ्लूइड, ICF। बाहर जो फ्लूइड होता है उसको हम लोग बोलते हैं एक्स्ट्रा सेल्युलर फ्लूइड, ECF। ठीक है, अब ECF और ICF के अलावा भी यहाँ पे क्या रहते हैं, कुछ गेटेड चैनल्स रहते हैं। एक होता है सोडियम गेटेड चैनल और एक होता है पोटेशियम गेटेड चैनल्स। ठीक है, और इसके अलावा भी यहाँ पे इसी सोडियम और पोटेशियम गेटेड चैनल्स की वजह से क्या होता है, नर्व ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्सेस होंगे और ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्सेस से ही सिग्नल अंदर बाहर कर पाएंगे। ठीक, तो ये तो पहला नॉर्मल टिपिकल डायग्राम है, ये क्या है, टिपिकल डायग्राम है नर्व इम्पल्स का। अब इसमें हम लोग देखते हैं पहला स्टेज, फर्स्ट स्टेज क्या है, पोलराइजेशन का। पोलराइजेशन यानी कि रेस्टिंग स्टेज, रेस्टिंग स्टेज। रेस्टिंग स्टेज में क्या होगा, फिगर से ही समझते हैं फिर से। रेस्टिंग स्टेज ऐसे बनाना है, ऐसे बनाना है। रेस्टिंग स्टेज में पॉजिटिव चार्ज हमेशा बाहर रहेगा, नेगेटिव चार्ज अंदर रहेगा। यहाँ पे पोटेशियम आयन है, यहाँ पे सोडियम है, और इसमें क्या होता है, 3 वजह से रेस्टिंग स्टेज डेवलप। इसका ये इलेक्ट्रिकल इंपल्स हमेशा याद रखना, इस टाइम पे 70 मिली वोल्ट रहता है। ठीक है, वोल्ट मीटर के अकॉर्डिंग इसको नापा जाता है, तो इसका -70 मिली वोल्ट इसका इलेक्ट्रिकल इंपल्स रहता है इस टाइम पे, जब रेस्टिंग स्टेज में, जब कोई काम नहीं कर रहा है नर्वस सिस्टम में कोई एक न्यूरॉन। ठीक, ये 3 वजह से होता है, जहाँ पे ये नेगेटिव एनवायरनमेंट क्रिएट हो रहा है और यहाँ पॉजिटिव एनवायरनमेंट हो रहा है। पहला जो ये सोडियम होते हैं, सोडियम आयंस, दे आर इम्परमिएबल, मतलब कि अंदर आने के लिए उनको मनाही है, इम्परमिएबल टू इंट्रासेल्युलर फ्लूइड। इंटरसेल्युलर फ्लूइड में वो नहीं आ सकते, लेकिन परमिएबल है। एंड permeability of potassium ion is there, यानी कि K+ आयन आ सकते हैं बट Na+ आयन नहीं आ सकते हैं इंट्रासेल्युलर फ्लूइड में। दूसरा रीजन ये है कि द नेगेटिव आयन विच आर नेगेटिव आयन जो प्रेजेंट हैं, विच आर प्रेजेंट इन इंट्रासेल्युलर फ्लूइड, उनको बाहर नहीं जाने दिया जाता, आर रेस्ट्रिक्टेड टू मूव आउटसाइड। तीसरा रीजन ये भी हो सकता है, थर्ड रीजन, कि जो ये पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस का वो बना हुआ है, जो चैनल है सोडियम पोटेशियम एटीपेज का चैनल है, सोडियम पोटेशियम एटीपेज पंप का जो चैनल है, एटीपेज रहेगा यहाँ पे, बोलता है एटीपेज
एटीपीज जो चैनल है वो क्या करता है, यूटिलाइज करता है, एटीपी को यूटिलाइज करेगा। तो देखो ये एटीपीज को क्यों यूटिलाइज करते हैं, सोडियम पोटेशियम पंप जो है वो एटीपीज को यूटिलाइज करते हैं सोडियम आयन 3Na+ आयंस टू मूव or remain it will be to remain outside and 2K+ ion inside, ठीक है। तो ये सारे inside, ओके स्पेलिंग इज रॉन्ग अगेन, inside, ठीक है। तो ये 3 रीजन है जिसकी वजह से ये रेस्टिंग पोटेंशियल जो है यानी कि पोलराइज्ड स्टेज रेस्टिंग पोटेंशियल पोलराइजेशन डेवलप होता है। इसमें -70 मिलीवोल्ट रहता है। सोडियम पोटेशियम का जो पंप है उसके जरिए भी सोडियम का अमाउंट एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में ज्यादा रहता है, इंट्रासेलुलर फ्लूइड में कम रहता है। और पोटेशियम आयन जो पॉजिटिव चार्जेस है, जो अदर नेगेटिव चार्जेस है, वो सब क्या है, अंदर की तरफ ज्यादा रहते हैं, वो बाहर की तरफ नहीं परमेबल दिखा पाते हैं। सोडियम जो आयन है वो उसको अंदर आने नहीं दिया जाता है और बाकी जो पोटेशियम है उसको बाहर जाने दिया जाता है। इसके वजह से क्या होता है, बाहर ज्यादा पॉजिटिव चार्ज डेवलप होता है, अंदर नेगेटिव चार्ज डेवलप होता है। तो ये तो था पहला स्टेज, ठीक है, जो पोलराइजेशन स्टेज है जिसमें सेल कुछ भी नहीं कर रहा है, यानी कि नर्वस सिस्टम हमें कुछ काम नहीं कर रहा है, इसको हम लोग बोल रहे हैं पोलराइजेशन स्टेज। दूसरा स्टेज आता है क्या, डीपोलराइजेशन 1, डीपोलराइजेशन। अब देखो यहाँ क्या होगा, इस वाले में सोडियम पोटेशियम का जो इस वाले में क्या होगा, Na+ जो बाहर था, यहाँ पॉजिटिव चार्ज जो था, अब वो उल्टा हो जाएगा। यहाँ पे जो गेटेड चैनल्स थे वो ओपन हो जाएंगे। सोडियम Na2+ आयंस का जो गेटेड चैनल्स था वो ओपन हो जाएगा, चैनल ओपन्स। और फिर क्या होगा, सोडियम आयन का इन्फ्लक्स होगा। क्या होगा, इन्फ्लक्स ऑफ Na2+ आयंस। कहाँ होगा, यहाँ होगा। तो यहाँ पे जब पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाने लगेगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, निगेटिव एनवायरनमेंट डेवलप होने लगेगा। क्यों, ड्यू टू द इनफ्लक्स ऑफ द सोडियम आयन इनसाइड द नर्वस सिस्टम या न्यूरल सेल्स, ठीक है। तब इस टाइम क्या होगा, अंदर का माहौल क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। और इस टाइम का जो वोल्टेज हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 34 मिलीवोल्ट न्यूरल का सिस्टम। उसके बाद क्या होता है, आउटर वाला, यहाँ पे एक चीज और देख लो, आउटर साइड में क्या हो जाएगा, इन्वायरमेंट नेगेटिव हो जाएगा। इनर साइड में क्या हो जाएगा, इनर सेलुलर यानी कि इनर इंट्रासेलुलर फ्लूइड में पॉजिटिव एनवायरनमेंट हो जाएगा। इसके अलावा अब था थर्ड पॉइंट कि देखो मामला तो बिगड़ गया, पहले हम लोग सही सही थे, पॉजिटिव नेगेटिव अंदर बाहर ऐसे चल रहा था, अब मामला डिपोलराइजेशन में बिगड़ गया, तो वापस तो आना है, जैसे मामला बिगड़ा तो वापस से सही भी तो करना है। तो क्या होता है, रीपोलराइजेशन। थर्ड स्टेज होता है रीपोलराइजेशन, रीपोलराइजेशन होगा। अच्छा हाँ, डीपोलराइजेशन एक चीज और, ये शॉर्ट ड्यूरेशन का होता है, वेरी शॉर्ट ड्यूरेशन यू कैन राइट, वेरी शॉर्ट ड्यूरेशन। और रिपोलराइजेशन थोड़ा लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए होता है क्योंकि उसको अपने रेस्टिंग स्टेज में आना रहता है, ठीक। तो रिपोलराइजेशन में अब क्या होगा, देखो ये वाले जो रिपोलराइजेशन में है, अभी क्या था, खुला था कौन सा गेट, सोडियम पोटेशियम का, अब खुलेगा कौन सा, पोटेशियम आयन का गेट ओपन होगा, ठीक है। तो आयन गेट ओपन्स और ये स्लोली ओपन होता है और लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए ओपन होता है, लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए ओपन होगा और स्लोली ओपन होगा। और फिर क्या होगा, K+ आयन का इफ्लक्स होगा, यहाँ पे K+ आयन रहते ही हैं, ये K+ आयन ये लोग क्या करेंगे, बाहर मूव करेंगे, इनका क्या होगा, इफ्लक्स होगा टू द आउटसाइड टू मेंटेन द पॉजिटिव चार्ज। तो क्या होगा, K+ आयन का इफ्लक्स होगा, इफ्लक्स मतलब कि बाहर जाना, कहाँ से, इंट्रासेलुलर फ्लूइड से, ICF से टू एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। यहाँ पे क्या हो रहा था, इनफ्लक्स ऑफ सोडियम आयंस एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड से टू इंट्रासेलुलर फ्लूइड था, ठीक। और इस तरह से क्या होता है, एक पूरा एक्शन पोटेंशियल यानी कि जो ट्रांसमिशन है नर्व इंपल्सेस का, वो धीरे 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 ऐसे ही पास होता चला जाएगा। तो दिस इज व्हाट पूरा मैकेनिज्म है कंडक्शन ऑफ नर्व इंपल्सेस का और जनरेशन ऑफ नर्व इंपल्सेस का, ठीक है। तो इसी तरह से पूरे सेल में पास होता चला जाएगा। अभी ये एक मैंने बनाया, इसमें भी क्या है, जंक्शन क्या जगह जगह होंगे, ये मान लो ये ए होगा, ये बी होगा, ये सी होगा। तभी ए के पास ऐसा हो रहा है, ए क्या करेगा, बी के पास भेजेगा, फिर बी क्या करेगा, सी के पास। तो जब ए बी के पास भेजेगा तो ये वाला स्टेज क्या हो जाएगा, अभी ये क्या है, ये वाला है डीपोलराइज्ड क्योंकि ए से साथ हो रहा है डीपोलराइज्ड, और ये वाला क्या हो रहा है, रेस्टिंग पे है, और ये वाला क्या है, कुछ भी इसके ना देखो, ठीक है। तो जैसे ही डीपोलराइजेशन अपना ये इसको पास करेगा, ये वाला डीपोलराइज में हो जाएगा, ये वाला क्या करेगा, रीपोलराइज, ये क्या हो जाएगा, रीपोलराइज। यहाँ पे ये पोलराइज में था तो ये कन्वर्ट होकर डीपोलराइज हो जाएगा, और फिर ये वाला क्या हो जाएगा, वापस से पोलराइज में। अब फिर उसके बाद क्या होगा,
जब इसको और आगे सिग्नल भेजता रहेगा तो सी डी को देगा, ऐसे धीरे धीरे करके क्या होता है, नर्व्स में सिग्नल का ट्रांसमिशन होता है। और वोल्टेज यहाँ पे पहले वाले में रेस्टिंग स्टेज में -70 मिली वोल्ट रहेगा, जब डिपोलराइजेशन होता है तो क्या हो जाता है +34 मिली वोल्ट, और रिपोलराइजेशन पे वापस गेन कर लेता है -70 मिली वोल्ट। ठीक, सो दिस इज हाउ द ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्सेस गोज ऑन। एनी डाउट? No, ma'am. Okay. Quickly, we will see the slide also. In a resting nerve fiber that is not conducting an impulse, exoplasm inside the cell contains high concentration of potassium ion, negatively charged protein, and low concentration of sodium ion. यानी कि अंदर की तरफ क्या है, सब कुछ नेगेटिव आयन ज्यादा है, पोटेशियम आयन ज्यादा है, और सोडियम आयन कम है। In contrast, the extra fluid in outside the axon contains low concentration, high concentration of sodium ion and thus form a concentration gradient, यानी कि बाहर पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जा रहा है, इनसाइड में नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जा रहा है। These ion gradient across the resting membranes are maintained by active transport of ions by sodium potassium pump, which transport 3 sodium ion outwards and 2K inwards, यानी कि जो सोडियम पोटेशियम पंप है वो 3 सोडियम को बाहर की तरफ निकालता है और 2 पोटेशियम आयन को अंदर की तरफ डालता है, यानी कि अंदर वापस वही पोटेशियम आयन ज्यादा है, बाहर सोडियम आयन ज्यादा है। As a result, the outer surface of the axonal membrane possesses positive charge, while inner surface becomes negatively charged, यानी कि polarized stage. The electrical potential developed across the resting membrane is called resting potential. The state of the resting potential is called polarized stage, यानी कि action potential. Depolarization में क्या होगा, स्टिमुलस जब आता है, थ्रेशोल्ड अप्लाई होता है, परमेबिलिटी चेंज हो जाती है, और बाहर की तरफ से Na क्या हो जाएगा, अंदर की तरफ आने लगेगा जब सोडियम का गेट ओपन हो जाएगा। ठीक, it leads to rapid influx of sodium ion followed by reversal in the polarity, यानी कि अब अंदर पॉजिटिव, बाहर नेगेटिव। Outer surface of the membrane becomes negatively charged or inner becomes positive charged. Then electrical impulses across the plasma membrane is called the action potential. Nerve impulse का another नाम। Then adjacent side पे क्या होगा, has positive charge and outer side still has negative charge। इसका बात हो रहा है कि देखो अभी तक इतने में क्या हुआ है, उल्टा हुआ है, अब ये इधर भी तो ट्रांसफर करेगा वही ए बी सी वाला चीज, तो इधर ट्रांसफर करने के लिए सेम वही प्रोसेस होगा। ये प्रोसेस क्या होता है, चलता जाता है। फिर रिवर्सल के लिए राइज इन द स्टिमुलस इंड्यूस परमेबिलिटी ऑफ मेम्ब्रेन, और वही सेम प्रोसेस अपना काम करेगा जिससे रिपोलराइजेशन हो। और इसी तरह से ये कंडक्शन ऑफ इम्पल्सेस वन ए बी सी पॉइंट करके वन इम्पल्स टू अनदर इम्पल्स, यानी कि वन नर्वस सिस्टम टू अनदर न्यूरल सिस्टम, ये मूव करता रहता है। ठीक, अब ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्सेस टू द जंक्शंस क्या होता है, a nerve impulse is transmitted from one neuron to another neuron through a junction called synapse. सिनेप्स के थ्रू ट्रांसफर होते हैं, दो तरह के सिनेप्स होते हैं, एक इलेक्ट्रिकल सिनेप्स होता है, दूसरा केमिकल सिनेप्स होता है। ठीक, इट इज फॉर्म्ड बाय द मेम्ब्रेन्स ऑफ द प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन एंड पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन। देयर आर टू टाइप्स, इलेक्ट्रिकल सिनेप्स और केमिकल सिनेप्स। इलेक्ट्रिकल सिनेप्स में क्या होगा, मेम्ब्रेन्स ऑफ प्री एंड पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन्स आर इन वेरी क्लोज प्रॉक्सिमिटी। The continuity is provided by the gap junction between the two neurons। देखो ऐसे होते हैं, मान लो ऐसे नर्व इम्पल्स जो भी है ये नर्वस सिस्टम्स के यहाँ पे ऐसे हो जाएगा, और फिर ये नर्वस सिस्टम ऐसे यहाँ पे ये है, और इसी दोनों से क्या होता है, इन्हीं का दूसरे नर्व्स का हेड अटैच होता है। ठीक, तो ये क्या है, सिनेप्स है। इन्हीं सिनेप्स से क्या होता है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स ट्रांसमिट होके दूसरे नर्व सिग्नल्स में जाता है। इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स वही है, पॉजिटिव नेगेटिव वाला जो एक्शन पोटेंशियल डेवलप होता है, एक तरह से पॉजिटिव नेगेटिव इस वाले से ट्रांसफर होकर फिर इस वाले में आएगा, फिर ये वाले से अनदर न्यूरॉन, तो ये इलेक्ट्रिकल सिनेप्स क्रिएट हो रहा है, इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन। In electrical synapse, there is a minimal synaptic delay because of the direct flow of electric current from one neuron to the other across these synapses. अब केमिकल सिनेप्स में क्या होगा, the membrane of pre and post synaptic neurons are separated by fluid space, जिसको हम क्या बोलते हैं, synaptic cleft। यानी कि एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन यानी कि प्री और पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन्स में क्या है, थोड़ा सा स्पेस है, उस थोड़े से स्पेस को बोलते हैं सिनेप्टिक क्लेफ्ट। ठीक है, सिनेप्टिक क्लेफ्ट में क्या होता है, देखो ये फिगर यहाँ पे, ये चीज देखो, प्री सिनेप्टिक लेयर है, फिर यहाँ पे पोस्ट सिनेप्टिक लेयर है, और इन दोनों के बीच में जो स्पेस है उसको क्या बोल रहे हैं, सिनेप्टिक क्लेफ्ट। इसी सिनेप्टिक क्लेफ्ट में क्या होता है, जब भी कोई न्यूरल सिग्नल्स रिसीव होते हैं तो ये जो सिनेप्टिक वेसिकल्स हैं अपना दाना क्या करते हैं, बाहर निकाल देते हैं, और यही दाना क्या करता है, इसमें क्या है, अगेन एक्शन पोटेंशियल है, इसमें क्या है, सिग्नल है, तो ये क्या करता है, रिसेप्टर्स के थ्रू देखो दूसरे नर्वस सिस्टम में पास हो जाएगा। तो ये क्या है, केमिकल सिनेप्स है, एक जगह से एक न्यूरल सिस्टम से दूसरे न्यूरल सिस्टम में कैसे इंटर किया, वही सेम चीज इसमें भी लिखा है। तो impulse action potential arrives as a presynaptic nerve, calcium ion from the synaptic cleft इंटर करता है और presynaptic nerve में पहुंच जाता है। calcium ion causes the movement of synaptic vesicle to the surface of nerve। यहाँ से मूवमेंट कहाँ मार रहा है, यहाँ मार रहा है।
The synaptic vesicle are fused with the presynaptic and get ruptured to the discharge of their contents to the synaptic cleft. अब यहाँ से रप्चर होते हैं और कहाँ जाते हैं, यहाँ दूसरे nervous system पे. The neurotransmitter of synaptic cleft behind the specific protein receptor molecule present on postsynaptic membrane. This binding action changes the membrane potential. और वही सेम चीज ओपनिंग द चैनल इन द न्यूरोलेमा एंड सोडियम आयंस इंटर्स इनटू द सेल. फिर वही सेम चीज इसमें क्या बोल रहा है कि वो जब रप्चर होगा तो दूसरे से क्या होगा, रिसेप्टर्स दूसरे नर्वस सिस्टम में फॉर्म कर जाएंगे और इसी तरह क्या होगा, न्यू एक्शन पोटेंशियल डेवलप हो जाएगा दूसरे नर्वस सिस्टम में. फिर वहां से फिर ट्रांसमिशन स्टार्ट होगा. तो ये क्या है, ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्सेस. एनी डाउट अप टू हियर? नो मैम. ओके. Then human nervous system, again वही चीज, central nervous system, peripheral nervous system. Central nervous system में again brain था और spinal cord. तो brain में हम लोग क्या पढ़ेंगे, तीन पार्ट होता है, forebrain, midbrain और hindbrain. Forebrain, midbrain basically divided है, hindbrain is divided into three parts, pons, medulla और corpus luteum वाले पार्ट में. तो ब्रेन स्टेम का फॉर्मेशन कौन करता है, midbrain, pons एंड medulla. ये तीनों लोग एक साथ कंबाइन होके फॉर्म करते हैं ब्रेन स्टेम. ठीक, ओके. Midbrain और hindbrain has basically pons, medulla and cerebellum. I said corpus luteum by mistake. तो मैंने क्या बोला यहाँ पे, brain is divided into three parts, forebrain, then midbrain, hindbrain. तो hindbrain में क्या है, again pons, medulla और cerebellum. और forebrain में cerebrum आता है, एक और चीज आता है, let me just check it. Okay, अभी आगे ही आएगा, देखते हैं. तो यहाँ से देखते हैं, ह्यूमन नर्वस सिस्टम ये हो गया. सेंट्रल नर्वस सिस्टम इंटीग्रेटिंग एंड कमांड सेंटर ऑफ नर्वस सिस्टम है, जिसमें ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड आते हैं. ब्रेन क्या है, सेंट्रल इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग ऑर्गन ऑफ द बॉडी. मेजर नर्वस सिस्टम का एक्ट कहाँ है, ब्रेन में है. ब्रेन इज हैविंग द मोस्ट नंबर ऑफ न्यूरॉन्स इन द होल ह्यूमन सिस्टम. ठीक है, यहाँ पे ही सबसे ज्यादा नंबर ऑफ नर्वस सिस्टम प्रेजेंट है. ब्रेन में अगेन वही चीज, मेडुला है, पॉन्स है, पिट्यूटरी ग्लैंड का पोजीशन में खुली हुई है. फ्रंटल लोब, पेराइटल लोब और ऑसिपिटल लोब, तीन लोब है, 1, 2 और 3. ठीक, क्या क्या करता है ब्रेन, वॉलेंट्री मूवमेंट एंड बैलेंस ऑफ द बॉडी, फंक्शन ऑफ वाइटल इनवॉलेंट्री ऑर्गन्स, लंग्स, हार्ट, किडनीज, थर्मोरेगुलेशन यानी कि हंगर और थर्स्ट को भी मेंटेन करता है ब्रेन. circadian rhythm बनाता है बॉडी का, activities of several endocrine glands and human behavior. It is also the site of processing of vision, hearing, speech, memory, intelligence, emotion, thoughts. Everything is going through the brain only. Location क्या है, it is anterior most part of the central most nervous system, which is located in the cranium or cranial cavity of the skull. ब्रेन में प्रोटेक्टिव कवरिंग बहुत स्ट्रॉन्ग होती है, तभी इतना क्या होता है, कड़ा होता है. 3 मेनिंजेस होते हैं, पहले तो क्रेनियल कैविटी होगी, फिर मेनिंजेस होंगे, फिर उसके अंदर भी एक और लेयर होती है. ठीक है, तो 3 तरह से उसका क्या है, प्रोटेक्टिव कवरिंग होता है. प्लूरल कवरिंग करके कुछ कहते हैं, अभी आगे आएगा. इट इज कवर्ड बाय 3 मेम्ब्रेन्स या मेनिंजेस, जिसको कहते हैं क्रेनियल मेनिंजेस. आउटर मोस्ट मेम्ब्रेन इज ड्यूरा मैटर, जो कि टफ फाइब्रस मेम्ब्रेन होता है. मिडिल मेम्ब्रेन इज एराक्नोइड मेम्ब्रेन, पिया मैटर भी बोलते हैं इसको. इनर मोस्ट इज पिया मैटर. ओके, ब्रेन या मेनिंजेस होते हैं, मेनिंजेस 3 है. कौन कौन सा, ड्यूरा मैटर, एराकिनोइड और पिया मैटर. तो ऊपर सबसे ड्यूरा मैटर है, नीचे एराकिनोइड है और फिर पिया मैटर है. अगेन स्ट्रक्चर में क्या, ह्यूमन ब्रेन इज डिवाइडेबल इनटू 3 मेन पार्ट, फोरब्रेन, मिडब्रेन और हाइंडब्रेन. फोरब्रेन कंसिस्ट ऑफ ऑल्फैक्टरी लोब, सेरेब्रम और बस 2 ही. अच्छा, सेरेब्रम मैंने बताया था, मैं ऑल्फैक्टरी लोब भूल गई थी. Anterior part of the brain is formed by short club-shaped structure that is olfactory lobes. Olfactory lobes मतलब कि जितने भी sensory organs हैं, especially the smell वाला, वो olfactory lobe का काम है कि smell को recognize करना. Cerebrum क्या है, largest and most complex of all parts of the human brain. A deep cleft divides the cerebrum longitudinally into 2 equal halves. These are terminal and right cerebral hemisphere. These hemisphere are connected by large band of myelinated fibers. जितना दिमाग का काम होता है, cerebrum ही करता है. The outer cover of cerebrum hemisphere is called cerebral cortex. Cerebral cortex is referred to as gray matter due to its grayish appearances. As जितने भी neurons के body है वो यहाँ concentrated रहते हैं. Then cerebral cortex is greatly folded. Upward fold is gyri, alternate with downward grooves of Sulci. Beneath the gray matter, there are millions of myelinated nerve fiber which constitute the inner part of cerebral hemisphere. A larger concentration of medullated nerve fiber gives the tissue an opaque white appearance and it is called as white matter. यानी कि इसमें पूरे में क्या बोल रहा है, सेरेब्रम क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ब्रेन का, कॉम्प्लेक्स पार्ट है ब्रेन का. और इसमें क्या होता है, 2 तरह के
लेयर्स भी पाए जाते हैं, और इसी सेरेब्रम की वजह से दो हेमिस्फेयर है, राइट हेमिस्फेयर और लेफ्ट हेमिस्फेयर, ठीक है। तो इसमें क्या है, जो आउटर कवरिंग है जिसको हम लोग बोलते हैं आउटर हेमिस्फेयर, वो ग्रे कलर का होता है, इसलिए उसको क्या बोल रहे हैं, गायरी, ठीक। जो व्हाइटिश अपीयरेंस देता है, जो इनर टाइप का है, उसको हम लोग बोलते हैं सल्ची, ठीक है, सॉरी, गायरी इज ग्रे कलर, और जो व्हाइटिश अपीयरेंस देता है उसको हम लोग सिर्फ व्हाइट मैटर बोलते हैं। और जो ग्रूविंग बनता है ना, ऐसे 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 करके ब्रेन का वो है ना ग्रूविंग, उस उसको बोलते हैं सल्ची, ठीक है। तो दीज आर ऑल अबाउट सेरेब्रम। नाउ लोब्स, कौन कौन से लोब्स हैं? A very deep and longitudinal fissure separates the two cerebral hemisphere. Each cerebral hemisphere of the cerebrum is divided into four lobes: frontal, parietal, temporal और occipital। यहाँ देखो, देखो ये frontal है, यहाँ पे occipital है, parietal है, और एक आता है temporal। चार कलर में चारों दिखाया गया है, ठीक। Each cerebral hemisphere, thus there are three different type of functional areas. Sensory association, it receives impulses from the receptor and motor areas transmit impulses to the effector. Sensory area क्या करेगा, impulses को receive करेगा, और motor वाला क्या करेगा, impulses को effector के पास भेजेगा। Association area देखो यहाँ पे, ये फर्स्ट वन है सेंसरी वाला, ये सेकेंड है मोटर वाला, ये थर्ड है, ठीक है। एसोसिएशन मतलब क्या होता है, दीज आर लार्ज रीजन दैट आर नीदर क्लियरली सेंसरी नॉर मोटर इन जंक्शन। ये क्या होता है पता है, जो सेंसरी सेंसर नर्वस सिस्टम है और जो मोटर नर्वस सिस्टम है, उन दोनों के बीच का एरिया जंक्शन, यहाँ से मेन डिसीजन पास होकर चेंज हो जाता है, यानी कि सेंसरी से मोटर में जहाँ चेंज होता है उसको बोलते हैं एसोसिएशन साइट, ठीक। ये कंप्लीटली सेंसरी भी नहीं होता और कंप्लीटली मोटर भी नहीं होता, दोनों के बीच का है। It stores the input and initiate a response in light of similar past experiences. Thus, these areas are responsible for complex functions like memory, learning, reasoning, and other intersensory association. Diencephalon क्या है? It is a posterior-ventral part of the forebrain. Main part क्या है इसका? Epithalamus. It is thin membrane of the nervous system. Posterior segment है diencephalon के. Cerebrum wraps around a structure called thalamus, which is a major coordinating center of sensory and motor signaling. जहाँ पे ज्यादातर की कोऑर्डिनेटिंग होती है सेंसरी और मोटर नर्वस सिस्टम को, उस एरिया को हम लोग क्या बोलते हैं, थैलेमस एरिया, व्हिच इज स्टिल फाउंड इन सेरेब्रम। हाइपोथैलेमस दैट लाइज एट द बेस ऑफ थैलेमस कंटेन्स नंबर ऑफ सेंटर। हाइपोथैलेमस टेम्परेचर कंट्रोल करता है, अर्ज कंट्रोल करता है, ड्रिंकिंग, ईटिंग, ये सब किसके कंट्रोल में है, हाइपोथैलेमस के कंट्रोल में है। Urge for eating, drinking also contains several group of neurosecretory cells which secretes hormones called hypothalamic hormones या हार्मोन्स। देखो हाइपोथैलेमस किसका पार्ट है, इंडोक्राइन का पार्ट है, और बेसिकली टेम्परेचर, फूड, अर्जिंग, ड्रिंकिंग और डाययूरिनल रिदम, ये सारी चीज हाइपोथैलेमस से होकर गुजरता है। तो हाइपोथैलेमस बेसिकली इज अ पार्ट ऑफ ब्रेन व्हिच आल्सो एक्ट एज एन इंडोक्राइन सिस्टम। पिट्यूटरी का, जो मैंने बोला ना, पिट्यूटरी का फादर कौन था, हाइपोथैलेमस था, जो कि रेगुलेट करता था पिट्यूटरी को। तो यहाँ पे भी वो दोनों तरह से एक्ट कर रहा है। The inner part of the cerebral hemisphere and a group of deeply associated structures like amygdala, hippocampus, etc. They forms complex structure, limbic lobe या limbic system भी form करते हैं। अब देखो that are involved in the regulation of sexual behavior, expression of emotional reactions, excitement, pleasure, rage, fear and motivation, ये सब किसका काम है, hypothalamus का। Midbrain is located between the thalamus and hypothalamus of the forebrain and the pons of hindbrain. A canal is called cerebral aqueduct passes through the midbrain. The dorsal portion of the midbrain mainly consists of two pairs of rounded swellings called corpora quadrigemina. Midbrain का भी कुछ खास काम नहीं है, बस इतना याद रखना कि midbrain, pons और medulla ये तीनों मिलके ब्रेन का स्टेम बनाते हैं। Hindbrain में क्या है, it consists of pons which consist of fiber tracts and interconnect the different regions of the brain. Cerebellum second largest part है human brain का. It has very convoluted surface in order to provide the additional space for many neurons. Cerebellum का काम क्या है, जो लोकोमोटरी ऑर्गन्स है उनको कंट्रोल में रखना, ठीक है, cerebellum का काम है, ठीक है। Medulla oblongata क्या है, it is connected to the spinal cord and contains centers which control respiratory rhythm, cardiovascular reflexes, gastric secretion, other posture या gesture जो होते हैं बॉडी के, वो भी मेंटेन करता है कौन, मेडुला। तो अगर हम लोग कभी भी एल्कोहलिक जो कंजम्पशन होता है या कोई भी नशे वाली चीज होती है, वो किस पे अफेक्ट करता है, बेसिकली हाइंड ब्रेन पे अफेक्ट डालता है, और हाइंड ब्रेन में भी किस पे अफेक्ट डालता है, सेरेबेलम पे अफेक्ट डालता है, जिससे जो लोग लड़खड़ा के चलते हैं या सही से साफ नहीं देख पाते हैं, तो ये सब क्या है, हाइंड ब्रेन और मेडुला ऑब्लिंगेटा, इन दोनों पे अफेक्ट जाता है, बेसिकली द सेरेबेलम पे जाता है, ठीक। देन इट फॉर्म्स द स्पाइनल कॉर्ड का बात हो रहा है, ठीक है। स्पाइनल कॉर्ड के इट फॉर्म्स द पोस्टीरियर पार्ट ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम, मिड डॉर्सली है, नीचे पीछे तरफ गया है, पूरे एडल्ट सिस्टम में स्पाइनल कॉर्ड 40 to 45 सेंटीमीटर लॉन्ग है। इट्स डायमीटर वेरीज एट डिफरेंट स्टेजेस ऑफ ग्रोथ। छोटे बच्चों में कम रहता है, बड़े बच्चों में धीरे धीरे ग्रोथ होता है, इसलिए उसका डायमीटर बढ़ता जाता है। स्पाइनल कॉर्ड is formed of two type of nervous system, gray matter और white matter. The gray matter is surrounded by white matter. It consists of groups of myelinated axons.
स्पाइनल नर्व ट्रैक्स आर डिवाइडेबल इनटू असेंडिंग यानी कि जो कंडक्टिंग इम्पल्सेस होते हैं और डिसेंडिंग यानी कि मोटर इम्पल्सेस. Spinal cord contains impulses to and from the brain and controls most of the reflex activity. It also provides a means of communication between spinal nerves and the brain. ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड्स में क्या होता है, वही सेम चीज, जो ब्रेन से कंडक्शन आना है, जो ब्रेन तक कंडक्शन जाना है, उसको स्पाइनल कॉर्ड कंडक्ट कराता है. देन रिफ्लेक्स एक्शन एंड ओके, ये दिस इज नॉट इन द सिलेबस, वही सेम चीज है. अगेन एक लाइन में यहाँ से बस देख लो, कोई भी रिस्पॉन्स आता है वो स्टिमुलस कैरी करता है. स्टिमुलस से फिर वही एफरेंट पाथवे होते हैं जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम से जाएगा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम तक. ठीक है, यहाँ फिर से देख लो एक बार, स्टिमुलस कौन कैरी करेगा, सेंसरी न्यूरॉन. सेंसरी न्यूरॉन कहाँ होते हैं, एफरेंट नर्व फाइबर्स के पास. वो लोग लेके जाते हैं हमारा सेंस कहाँ पे, ब्रेन में. ब्रेन से जो एसोसिएशन साइट है वहां से डिसीजन मेकिंग होगा, फिर वो किसको पास कर देंगे, मोटर न्यूरॉन्स. मोटर न्यूरॉन्स लेके जाएंगे कहाँ से, नर्व इंपल्सेस को इफरेंट पाथवे में, और वो लोग क्या करेंगे, जो इफेक्टर यानी कि जो रिस्पॉन्स देना है बॉडी को, वो प्रोवाइड होगा. तो दिस इज ऑल डन बाय व्हाट, एक्शन पोटेंशियल के डेवलपमेंट से. तो वही है एक्शन, रिफ्लेक्स एक्शन या रिफ्लेक्स आर्क, वही सेम चीज. सेंसरी नर्वस सिस्टम से सिग्नल को सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक लेके जाना, फिर वहां से डिसीजन मेकिंग के बाद मोटर न्यूरॉन्स के थ्रू रिस्पॉन्स को वापस शो करना. दिस इज ऑल द पार्ट ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन. नाउ पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, इसमें क्या क्या है, सोमैटिक नर्वस सिस्टम है और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है. सोमैटिक वाले में क्या होता है, कंटेन्स नर्व फाइबर व्हिच रिलाई इंपल्सेस फ्रॉम सेंट्रल नर्वस सिस्टम टू द स्केलेटन. जो नॉर्मली एक बॉडी करता है सोमैटिक नर्वस सिस्टम रेस्टिंग वाला स्टेज में. ठीक है, दिस कैन बी फर्दर कैटेगराइज्ड इनटू क्रेनियल एंड स्पाइनल नर्व्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर ओरिजिन. क्रेनियल नर्व्स 12 पेयर होते हैं, इमर्जित होते हैं फोरब्रेन और ब्रेन स्टेम से. ब्रेन स्टेम किसका किसका पार्ट है, मिड ब्रेन, पॉन्स और मेडुला, ये तीनों मिलके ब्रेन स्टेम बनाते हैं. स्पाइनल नर्व्स क्या है, ऑल द स्पाइनल नर्व्स आर मिक्स हैविंग सेंसरी मोटर in approximately equal number. Human में 31 pair of spinal nerves हैं, as cervical 8 pair, thoracic 12, lumbar 5, sacral 5, coccygeal 1 pair. ये नंबर याद कर लेना because this can be asked. यहाँ से यहाँ तक का. Based on their function, nerve fibers of PNS are divided into two groups, afferent और efferent. Afferent वाला क्या करेगा, sensory nerve fibers को सेंसर से या एनवायरमेंट से स्टिमुलाई को कैच करेगा और उस सेंसरी नर्व्स के थ्रू एफरेंट फाइबर्स सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक अपना सिग्नल पहुंचाते हैं. और उसके अपोजिट का काम कौन करेगा, इफरेंट फाइबर्स. वो लोग डिसीजन मेकिंग को लेके मोटर नर्वस के थ्रू इफरेंट फाइबर्स में पास कर, मतलब मोटर न्यूरॉन्स इफरेंट फाइबर्स के अंदर होते हैं और वो लोग पास कर देंगे कहाँ, इफेक्टर्स में, और रिस्पॉन्स प्रोवाइड करेंगे. तो ये बेसिक किसका काम था, सोमैटिक नर्वस सिस्टम का. देन ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम क्या है, ऑटोमेटिकली काम करेगा बिना कंट्रोल ऑफ नर्वस सिस्टम के, which is known as visceral neural system consisting of sympathetic and parasympathetic nervous system. Former is called columbar outflow and the latter is called craniosacral outflow depending upon their origin. देखो इससे मतलब नहीं है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम से इतना समझो कि इनवॉलंटरी काम करता है, बेसिकली द वर्किंग ऑफ द हार्ट एंड सडन स्नीजिंग, सडन फाइट, फियर एंड फ्लाइट situation which is occurring in the human being. ठीक, and sensory reception and processing, it is not in syllabus. So yeah, chapter completed. Any doubt? Because eye, ear and mechanism of hearing, everything is omitted from this years of syllabus. So we have completed the chapter. Any doubt in this whole chapter?